जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 10th क्लास आज हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। आज तो बस हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। उन चैप्टर्स में हमने अच्छे से न्यूमेरिकल्स करे हैं। एक में हमने बेसिक करा, एक में हमने ओम लॉस के न्यूमेरिकल करे, दूसरे में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और न्यूमेरिकल करे। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इन्हीं न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। तो इन वीडियोस को बार बार देखें। कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर कुछ भी कमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम आई है पिछले लेक्चर्स में, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए पावर, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पावर। अब हमें पता है इस चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस पढ़ ली, वोल्टेज पढ़ ली, करंट पढ़ लिया, उनका कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। अब हम चलते हैं पावर क्या होती है। तो पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। दोनों फॉर्मूले इसी के, फॉर्मूला डब्बा बंद कर लो। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय में टाइम या फिर एनर्जी बाय में टाइम, और यहीं से एनर्जी निकालनी हो तो पावर मल्टीप्लाई टाइम। ये तीनों फॉर्मूले अपनी समरी शीट में लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। और ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट। ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, और ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। अब भाई सेम क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोट। तो हमें तो पता है 1 वोट को डिफाइन करने के लिए हम क्या ले लेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे। जब 1 जूल वर्क हो 1 सेकंड में तो पावर कितनी आ जाएगी, 1 वोट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, पावर इज सेड टू बी 1 वोट। क्या और भी लिख सकते हैं, और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, 1 जूल एनर्जी लगे 1 सेकंड में तो आपकी पावर कितनी यूज हो रही है, 1 वॉट यूज हो रही है। पावर का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें, हमें पता है। फॉर्मूला नंबर जो सेकंड था हमारा फॉर्मूला शीट में, V इक्वल्स टू W बाय में Q। पोटेंशियल लेक्चर नंबर 1 जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन को रख लो V मल्टीप्लाई Q, और वर्क डन को इस ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो V मल्टीप्लाई Q बाय T। और Q बाय T लेक्चर नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1, V बाय में Q हमारे पास क्या होता था, Q बाय में T क्या होता है, I। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, VI। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी अपनी फॉर्मूला वाली चार्ट में लिख लो। पावर इक्वल्स टू VI, पावर इक्वल्स टू VI, पावर इक्वल्स टू VI, पावर इक्वल्स टू VI। सारे फॉर्मूलाज का एक अलग से पेज बना लो, नहीं तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। दूसरा फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, V की जगह वैल्यू पुट कर दो ओम्स लॉ से। V की वैल्यू ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होती है। तो V की जगह यहाँ पर V की जगह मैंने IR रख दिया और एक I पहले से ही था, तो फॉर्मूला क्या हो गया, I²R। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तीसरा फॉर्मूला, I की वैल्यू रख देंगे ओम्स लॉ से। I की वैल्यू क्या होती है, V बाय में R। तो फॉर्मूला क्या हो गया, V² बाय R। यानी कि पावर के 3 फॉर्मूले आ गए। पावर इक्वल्स टू VI, पावर इक्वल्स टू I²R और पावर इक्वल्स टू V² बाय R। अब देखो एक MCQ का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है। I²R है पड़ा, VI है पड़ा, V² बाय R है, यानी कि IR² फॉर्मूला आंसर नहीं है। IR² आंसर नहीं है। IR² यहाँ पर क्या दे रखा है, IR², तो ये टिक कर देंगे, ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो पावर के तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब था पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल्स टू हमारे पास एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाई टाइम। ये फॉर्मूला अभी पीछे लिखवाया आपको। अब जनरली तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल यूनिट बोली है। जूल एक SI यूनिट होती है, लेकिन जब भी हम हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या फिर बहुत इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में यूज करते हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। और जब ज्यादा एनर्जी यूज होती है तब हमारे पास एनर्जी की यूनिट हम किलोवोट आवर लेते हैं, यानी कि बड़ी यूनिट लेते हैं। तो एनर्जी की बिगर यूनिट क्या हो गई, किलोवोट आवर। अब आपको जनरली न्यूमेरिकल्स में वोट में गिवन होगा, आप उसको किलोवोट में बाय 1000 करके किलोवोट में कन्वर्ट करोगे।
टाइम आपको आर में गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन तो आप कन्वर्ट करोगे। ये एसआई यूनिट का सवाल नहीं है, मैं दोबारा से बता दूं, ये कमर्शियल यूनिट के सवाल हैं, बड़ी यूनिट्स के सवाल हैं। जब आंसर बड़े बड़े आते हैं तो हम उसको किलोवाट आवर में दिखाते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, क्योंकि हमें पता है एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल है। किसी दिन आपको कह दे जूल में आंसर दो, ऐसा यूनिट में आंसर दो, कमर्शियल यूनिट में आंसर नहीं चाहिए। कमर्शियल यूनिट में बोले तो किलोवाट आवर में आंसर देना, और 1 किलोवाट को 1 यूनिट कहते हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होती है। ये आपको याद रखनी है, अभी अभी यूज भी होगी। फैक्ट्रीज में, होम्स में हमेशा हम किलोवाट आवर में एनर्जी लेते हैं क्योंकि ज्यादा एनर्जी यूज होती है। हम हमारे घर में बात करते हैं ना कितनी यूनिट एनर्जी आई, 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। हम जूल में बात नहीं करते हैं घरों में क्योंकि ज्यादा जूल हो जाते हैं। अब बल्ब 200 वोल्टेज दे रखी है, जो गिवन है वो लिख लो भाई, फिर फॉर्मूला 220 वोल्ट। करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, दोनों एसआई यूनिट में है, ठीक है जी। पावर पूछी है, पावर इक्वल्स टू वी आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया 110 वाट। अगला क्वेश्चन चलिए भाई, कहता है पावर दे रखी है 400 वाट, उसके बाद टाइम दे रखा है 8 घंटे 1 दिन में। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग 30 डेज, पहले 1 दिन का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, और 1 यूनिट के रुपीज भी दे रखे हैं। तो पहले हम एनर्जी निकालते हैं किलोवाट आवर में, यानी कि पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर को कन्वर्ट करेंगे तो 400 बाय में 1000 किलोवाट में हो गया। टाइम 8 दे ही रखा है, 2 0 से 2 0 गई, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 3.2। ये तो आया 1 दिन का, हमें मल्टीप्लाई बाय 30 करना है। मल्टीप्लाई बाय 30 करना है तो कितना आ जाएगा, 30 डेज का आ जाएगा। जो किलोवाट में आंसर आया, किलोवाट आवर में कितनी यूनिट आ जाएगी, 96 यूनिट आ जाएगी। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, बाय 1000 करेंगे, तो आंसर आ गया 96 किलोवाट आवर। जैसे मैंने कहा है 1 दिन का निकालो, फिर 30 डेज का निकालो, आंसर आ गया 96। अब मैंने आपको क्या बताया, 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर है, तो 9 किलोवाट 9 यूनिट के बराबर है। और हमारे घर में अगर 9 यूनिट एनर्जी जाती है तो हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं, और वो कह रहा है 1 यूनिट के आपको 3 रुपए देने हैं, 3 रुपीज देने हैं। तो टोटल आपको कितने रुपीज देने हैं, सॉरी 96 यूनिट थे, 96 यूनिट के 1 यूनिट के 3 रुपीज हैं, तो टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे, 288 देने पड़ेंगे। कुछ नहीं है भैया, कैलकुलेशन है, हिसाब पढ़ाना है, दुकान खोल के बैठ जाओ, तो जमा ही आसान है। इतना नर्सरी एलकेजी का मैथ तो आना ही चाहिए कि अगर 96 यूनिट एनर्जी आपके घर में लगी है और 1 यूनिट के 3 रुपए देने हैं, तो 96 के मल्टीप्लाई 3 करके 288 रुपीज आपको बिजली बोर्ड को देने पड़ेंगे। कहता है रेट ऑफ एनर्जी कैसे पता चलती है, पावर से पता है। रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम, पावर से पता चलती है। कहता है एक मोटर है जिसका करंट 5 एम्पियर है, पावर 220 है, डिटरमाइन द पावर, डिटरमाइन द पावर। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। तो कितना हो गया, पावर 1100 वाट, 1100 वाट हो गया। फिर कहता है एनर्जी बताओ, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप पावर निकालनी है, दूसरा स्टेप एनर्जी निकालनी है। एनर्जी में टाइम आर में दे रखा है, जब आपको टाइम आर में गिवन हो तो पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना, और किलोवाट के लिए बाय 1000 कर देना, 0 से 0 कट गई तो इतने किलोवाट आर आ गया। अगर क्वेश्चन वाला आपको बोल दे कि किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कर देंगे। जो स्टेप्स मैंने पीछे समझाए हैं वो याद रखने हैं। पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, वैल्यू पुट करो, आंसर आओ, वोट में आंसर आ गया। वोट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टाइम आर में दे रखा है, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। किलोवाट में आंसर आ गया तो जूल के लिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगला सवाल ये भाई प्रीवियस ईयर का सवाल है, 2018 में भी आया है, 2023 में भी आया है। ये इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूरे चांस है इस क्वेश्चन के आने के। इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है एक सर्किट तो ये है ऊपर वाला, और एक सर्किट है ये नीचे वाला। इन दोनों में, इसमें भी 2 ओम है, इसमें भी 2 ओम है। कहता है इन 2 ओम जो दोनों सर्किट में बना के दे रखे हैं, एक में 1 ओम के साथ पैरेलल में है और एक में 12 ओम के साथ पैरेलल सीरीज में है।
एक में 1 ओम के साथ, यहाँ तो सीरीज में है और यहाँ पैरेलल में है। कहता है हमें तो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल 2 ओम के अक्रॉस पावर बतानी है। अब इसमें पावर के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आर तो हमारे पास है, अगर सीरीज में आई और आ जाए, अगर सीरीज में आई और आ जाए तो मैं पावर का फॉर्मूला ये लगा दूंगी। तो मुझे पता है टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितनी हो जाती है इन दोनों का ऐड, तो इन दोनों का ऐड कितना हो गया 3 ओम। वोल्टेज दे रखी है 6, तो टोटल वोल्टेज आ गई, टोटल रेजिस्टेंस आ गई, तो टोटल करंट का फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू, हमारे पास करंट इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आर, वी बाय में आर यानी कि 2 ओम आ गया। अब सीरीज में खास बात बताई थी, अगर 2 ओम यहां से निकला है तो यहाँ पे भी 2 ओम जाएगा, यहाँ पे भी 2 ओम जाएगा। मतलब अब इस इंडिविजुअल रेजिस्टर की बात करूं तो इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम और इसका करंट 2 ओम। तो फार्मूला पावर का लग जाएगा पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई कितना 2, आर कितना, इसका इंडिविजुअल की पावर निकालनी है भाई, तो हमारे पास 8 वोट आ गए। अब उसी 2 ओम को अगर हम पैरेलल में लगा दें 12 ओम के साथ तो पावर निकालो। हमें वोल्टेज दे रखी है 4 ओम, हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, कहा था ये बातें बड़ी दिक्कत देंगी अगर याद नहीं करी तो। सीरीज में करंट सेम 2 एम्पियर गया, 2 और 2 रहा, पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो इसकी भी 4 वोल्ट इसकी भी 4 वोल्ट। अब हमारे पास यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लग जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। V 4 थी तो 4 मल्टीप्लाई 4, R 2 था कटा तो इसका भी 8 वॉट, यानी कि दोनों में पावर इक्वल है। इन दोनों केस की आपको पेपर में पावर निकाल के दिखानी थी, एक में I निकाल के P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर निकालना था, पैरेलल में वोल्टेज निकाल के P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर निकालना था। दोनों ही तरीके से पावर निकालने पर हमें पता लगा कि पावर 8 वोट आई है, मतलब पावर दोनों में इक्वल है। अगला सवाल देखिए, सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट चलेंगे भी। अब इतना रेटेड है और इतना बोला, जब भी आपको यहाँ पे नोट लिख लो रेटेड वाली वैल्यूज गिवन हो, ऐसा नहीं है कि वो इतने पे यूज कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो बात। अगर पीछे से कोई बल्ब, कोई बैटरी, कोई कुछ आया है और इतना उस पर रेटेड है, मतलब इतने तक ये काम कर सकता है, 220 वोल्ट और 100 वोट पावर तक ये काम कर सकता है, पर ये कितनी पावर हमें देगा वो डिपेंड करेगा कैसा सर्किट है। समझ गए आप, इतने तक ये पावर कंज्यूम कर सकता है, पर डिपेंड करेगा कि आप उसे किस वोल्टेज पर लगा रहे हो। मान लेते हैं हमने इतने और इतने पे इसको लगा दिया, तो इसकी रेजिस्टेंस तो कुछ आनी चाहिए थी, तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। स्टेप 1 अच्छे से समझ लो, सबसे पहले जो वैल्यू रेट मतलब लिखी हुई आती है उससे आप हमेशा रेजिस्टेंस निकाल लोगे, वो उस सर्किट का, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और मैंने बताया था रेजिस्टेंस किसी भी डिवाइस का चेंज नहीं होता है। अब इस डिवाइस का रेजिस्टेंस हमें पता चल गया और इतने रेजिस्टेंस के डिवाइस को वो कहता है मैं यूज 110 पे ही करूंगा, चाहे मैं उसको 220 तक यूज कर सकता हूं, पर मेरे पास तो 110 ही है, मैं 110 पे यूज करूंगा। तो उस टाइम ऑब्वियस सी बात है 100 तो नहीं लगेगी, 100 वोल्ट तो नहीं लगेगी। जब 220 पे यूज करते तो 110, तब 100 वोट पावर लगती। 110 पे यूज करेंगे तो 110 पे रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, V को 1/10 रखो और R को जो निकाल लिया वो रखो, तो आंसर आएगा 25 वोट। समझने की कोशिश करो मेरे बच्चा, अगर पावर 220 होती, अगर पावर 100 वोट है तो वो वोल्टेज 220 पे काम कर रहा था, वोल्टेज को मैंने 110 कर दिया, तो वो पूछ रहा है बताओ पावर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी भाई, याद रखना 25 हो जाएगी, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होती है। पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे और रेजिस्टेंस को दूसरे स्टेप में, भैया ये याद रखने पड़ेंगे स्टेप्स। आप सोच रहे हो कि मैडम ये तो बड़े कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, आपको सीधी सी बात है, जो बल्ब आप लाए हो उसका रेजिस्टेंस तो पता करोगे, उस रेजिस्टेंस तो आपको पता है, पावर आपको बोला इतने पे ऑपरेट करना है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज इतनी है, रेजिस्टेंस उसका इतना है, तो वो कितना कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा 10th का सिलेबस पढ़ा सकती हूँ, पर मैं क्या एक दिन में सारा पढ़ाती हूँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा तोड़ के ही पढ़ाती हूँ। तो जितना मुझे जरूरत है मैं उतना पढ़ाती हूँ। मुझे 110 वोल्ट की जरूरत है तो मैं 25 वोल्ट का उसे बना लूँ।
अगला सवाल कहता है 220, ये अच्छा सवाल है भाई। रेटेड वैल्यू से हमेशा रेजिस्टेंस की डिवाइस निकालनी है। तो 220 वोल्ट रेटेड था और एक 10 वोल्ट की पावर थी, तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी हो गया। जैसे पीछे रेजिस्टेंस निकाल ली थी, इसके भी निकाल ली। कहता है इतने इतने रेजिस्टेंस के मैं कितने रेजिस्टेंस यूज करूं। तो मेरा ट्रिक वाला फॉर्मूला, इतने इतने रेजिस्टेंस के कितने कितने 4840 के कितने यूज करूं, एन फाइंड करना है कि मेरा आर इक्विवेलेंट इसके बराबर आ जाए। तो पहले आर इक्विवेलेंट ही निकाल लेते हैं ओम्स लोग लगा के। V बाय में आई, V दे रखा है 220 वोल्ट, आई दे रखा है 5 एम्पियर, तो 44 आ जाए। तो आर इतने इतने 4840 के कितने यूज करूं कि आंसर 44 आ जाए। आपको पता है जब आप सेम वैल्यू के बहुत सारे लगाते हो तो उस एक से भी बहुत नीचे आंसर आता है, तो 44 आंसर आने चाहिए। कितने लगाऊं ऐसे, तो R बाय में N, R मैंने बोल दिया 4840, कितने लगाऊं, तो इसको N को इधर ले जाओ, इसको तो ऐसे ऐसे आपको पैरेलल में 110 लगाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे 110 बल्ब लगाओगे पैरेलल में घर में, तो जाके आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस 44 मिलेगी। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था। वेरी ऐसे सवाल बच्चों से पेपर में होते नहीं है। अगर मेरे तरीके से समझाए हुए तरीके से समझ के हिंदी बना के समझ के चलोगे तो ही पेपर में सवाल सॉल्व होंगे। सबसे पहला स्टेप रेटेड वैल्यू से रेजिस्टेंस निकालनी है। फिर बोला इतने रेजिस्टेंस के कितने लगाऊं, तो मेरे वाला फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट इक्वल आर, आपको पता चल गया कितने मतलब एन, और की आंसर इतना आ जाए। तो वो इतना आंसर कितना है 44 है। इसके भी डाटा आपको गिवन थे तो वो रख देना 3 स्टेप में, और हम पुट करके आंसर क्या निकाल देंगे, 110 बल्ब हम निकाल देंगे। अब चलते हैं अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कहते हैं जब हम किसी तार में से, जो हाई रेजिस्टेंस तार है, अब अगर हाई रेजिस्टेंस तार है, करंट जाने की कोशिश करे लेकिन रुकावट तो जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी, जाने देगी, तो वो सरफेस गर्म हो जाएगी। करंट जाना चाहता है, वो जाने नहीं दे रहा, वो जाना चाहता है, वो जाने नहीं दे रहा, वो जाना चाहता है, वो जाने नहीं दे रहा, मतलब गर्म हो जाएगा। तो मुझे जाने कैसे नहीं दे रहा, मैं जाना चाहता हूँ, ये वो। ठीक है, तो व्हेन करंट इज पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस, ये वर्ड नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। इस वर्ड के नंबर है हाई रेजिस्टेंस की तार में से जब करंट बहन करे, जैसे कि निक्रोम पढ़ा था, एलओए होता है, उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, तो जो तार है वो गर्म हो जाती है एंड प्रोड्यूसेस हीट। ऑब्वियसली गर्म हो गई तो हीट प्रोड्यूस करेगी, एंड दिस इज नोन एज हीट इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जाने की वजह से गर्मी प्रोड्यूस हुई, तो इस इफेक्ट का नाम क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से हीट का प्रोड्यूस होना। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना। यहाँ पे क्या, करंट की वजह से हीट का प्रोड्यूस होना, तो ये दोनों याद रखने आपको। उसके बाद एक्सप्रेशन पे चलना है, हीट का फॉर्मूला बनाना है भाई। हमें पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई, पावर इक्वल्स टू वी आई होता है, ये बात हमें पता है। और हमें अभी अभी हमने पढ़ा कि पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम भी होता है। तो एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी तो है, हीट इज एनर्जी, पता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी निकालना है भाई। हीट एनर्जी एनर्जी तो है, तो एनर्जी क्या हो गई, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से पावर की वैल्यू रखेंगे तो एच क्या आ गया, वी आई टी। दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या होता था, आई स्क्वायर आर टी। तीसरा क्या होता था, वी स्क्वायर बाय आर टी। तो पावर मैं तुम्हारे अलग से बता देती हूँ भाई। हीट क्या होता है, हीट एनर्जी, मतलब एनर्जी का ही फॉर्मूला बताना है। एनर्जी का फॉर्मूला आपको कराया था पावर मल्टीप्लाई टाइम, बड़ा बड़ा कराया था, एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर के 3 फॉर्मूले पुट करो, पहला वी आई तो मल्टीप्लाई टी तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई टी तो रहेगा ही रहेगा, तीसरा वी स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाई टी तो रहेगा ही रहेगा। मतलब हीट के 3 फॉर्मूले पावर के 3 फॉर्मूले से ही बनेंगे, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, मल्टीप्लाई उनको किससे कर देना, टाइम से, क्योंकि हीट एनर्जी क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। आगे चलते हैं भाई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आता है आपके सिलेबस में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसे कहते हैं, इस फॉर्मूले को ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आपको पूछे डिफाइंस जूल्स लॉ हीटिंग, तो आप क्या कहोगे, दिस implies that heat produced in the Joule's law of heating states that
आप लिखोगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट इम्प्लाइज दैट की जगह स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर इज डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट इनवर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट टाइम टेकन बाय द करंट थ्रू द रेजिस्टर। तो आप यहाँ से ऊपर से लगोगे और यहाँ नीचे तक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशन मतलब डेफिनेशन लिख दोगे। दोबारा सुन लो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देख के देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज मूविंग इन द वायर। कितने टाइम के लिए करंट पास करा है, कितना करंट पास करा है और किस रेजिस्टेंस की वायर से करंट को पास करा है, इन तीनों बातों पर डिपेंड करेगा कि तुम उस हीट में गर्मी कितनी पैदा हुई है, वो हीट कितनी, वो वायर कितनी गर्म हुई है। तो किसी भी तार के गर्म होने की का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक गर्म हीट करें मतलब करंट पास करें तो भी हीट होएगी, बहुत ज़्यादा करंट पास करें तो भी बहुत ज़्यादा हीट होगी, और बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस में से हीट पास करने की कोशिश करें तब भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीटिंग अफेक्ट तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। कितने टाइम, कितना करंट और कितना रेजिस्टेंस, करंट के स्क्वायर के और बाकी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से चलते हैं भाई, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ अगर दिख नहीं रहा है तो, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखो भाई, कहता है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी इतनी, रेटेड इतना है, मैक्सिमम इतना है, ठीक है। और हमारे पास व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, मैक्सिमम पे इतना है एंड मिनिमम पे इतना है, मतलब एक दे रखी है 840 वोल्ट, एक दे रखी है 660 वोल्ट, एक पावर ये है एक पावर ये है, वोल्टेज आपको 220 ही दे रखी है। कहता है करंट निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो पहला स्टेप ए पार्ट चलते हैं। ए पार्ट के लिए पावर इक्वल्स टू वी आई, पावर हमें दे रखा है, वोल्टेज हमें दे रखा है, करंट निकल जाएगा, करंट दोनों पार्ट में करंट भी निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो पावर इक्वल्स टू वी आई करके करंट निकाल लिया, दूसरे में भी पावर इक्वल्स टू वी आई करके करंट निकाल लिया। यहाँ पर पावर हो जाएगी 360, यहाँ पर हो जाएगी 840 वोल्ट। उसके बाद जब करंट निकल गया तो हमारे पास पता है V इक्वल्स टू आई आर, करंट हमारे पास निकल गया, वोल्टेज 220 थी तो R निकल जाएगा। तो चार फॉर्मूले लगेंगे, दो बार लगेगा पावर इक्वल्स टू वी आई दोनों मैक्सिमम मिनिमम के लिए, फिर लगेगा V इक्वल्स टू आई आर मैक्सिमम के लिए भी और मिनिमम के लिए भी। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, फॉर्मूला पुट करो और आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल कहता है कि हमारे पास, अगला सवाल क्या कहता है कि हमारे पास हीट प्रोड्यूस निकालनी है, हीट प्रोड्यूस हमें निकालनी है और हमें पावर, हमें जूल दे रखे 100 जूल, सॉरी हीट प्रोड्यूस नहीं निकालनी, आई निकालना और वी निकालना है, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखी है 4 ओम, पोटेंशियल भी निकालना है और करंट भी निकालना है। अब हमें पता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो हमारे पास आई एक साइड रख लो, H एक साइड ले आओ, R एक साइड ले आओ, T एक साइड ले आओ, ठीक है। 1 सेकेंड बोला, ईच सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो H दे दिया 100, R दे दिया 4, ये दे दिया 1 और अंडर रूट क्यों करा, क्योंकि आई का स्क्वायर था ना, तो इधर आके रूट हो गया, तो यहाँ हो गया 25 और रूट 25 कितना होता है 5, यानी कि 5 एम्पियर क्या आ गया करंट। और फिर तो हमें रामबाण पता ही है, V इक्वल्स टू आई आर। इस चैप्टर में सारा खेल फॉर्मूले का है, आपको फॉर्मूले के साथ गेम करना आता है, प्ले करना आता है, तो आप खेल खेल में सब कुछ कर जाओगे। पावर इक्वल्स टू आई आर वी स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई हमने 5 निकाल लिया, R हमने 4 निकाल लिया, तो वोल्टेज क्या हो गई 20 वॉट। वोल्टेज V वोल्ट होता है और W वॉट होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कोड ऑफ हीटर डू नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डस, ठीक है। तो जो कोड होती है इलेक्ट्रिक हीटर की वो नहीं जलती, हीटिंग एलिमेंट अंदर जलता है। तो हीट जनरेटेड इन द सर्किट इज आई स्क्वायर आर, सबको पता है हीट जनरेटेड आई स्क्वायर आर टी होती है। एंड हीटिंग एलिमेंट ऑफ इज मेड अप ऑफ निक्रोम वायर,
मेड अप ऑफ निक्रोम ग्लोज बिकॉज इट बिकम्स रेड हॉट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा हीट निक्रोम में हमें पता है, हाई रेजिस्टेंस की वायर है निक्रोम की तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा बिकॉज निक्रोम की वायर हाई रेजिस्टेंस है, जबकि कोड ऑफ जो भी उसकी मोटे वाली तार होती है वो नहीं जलती है, डज नॉट ग्लो, क्योंकि जो कोड होती है वो कॉपर की बनी होती है, याद रखना आपको, कोड नहीं जलती, निक्रोम जलता है अंदर, निक्रोम हीट प्रोड्यूस करता है, कोड नहीं करती है क्योंकि कोड कॉपर की बनी होती है, और कॉपर की हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था बहुत लो रेजिस्टेंस होती है, जहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर करा था वहां अच्छे से आपको बताया था, एक टेबल भी कराई थी कि कॉपर की लो रेजिस्टेंस होती है और निक्रोम की हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और कॉपर में उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कहता है हीट एनर्जी निकालो, हीट जनरेटेड मतलब एनर्जी निकालो, वर्क डन निकालो, एनर्जी और वर्क डन बराबर होते हैं। हमें सेकंड फॉर्मूला, इस पूरे चैप्टर की समरी चार्ट जो आपको फॉर्मूलाज की कराई है उसमें फर्स्ट लेक्चर में सेकंड फॉर्मूला कराया था V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, और तब भी कहा था ये बार बार यूज होगा। वर्क डन बोले तो एनर्जी निकालनी है और वर्क हमारे पास क्या हो गया, वोल्टेज मल्टीप्लाई क्यू हो गया, पुट कर दो यहाँ पे, वोल्टेज डायरेक्ट दे रखी है 50 और क्यू हमें दे रखा है 96,000, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, किलो जूल नहीं जूल आ जाएगा, ठीक है, जीरोस को क्लब करके एक्सपोनेंशियल रख दिया तो 4.6 4.8 1 2 3 4 5 जीरो तो थी और एक पॉइंट हो गई, तुम 48 मल्टीप्लाई 5 जूल भी लिख सकते हो अगर तुम्हें पॉइंट्स इधर उधर करने नहीं आते हैं तो। पॉइंट्स की वजह से फिजिक्स में नंबर नहीं करते, फिजिक्स में फॉर्मूला रखना है, ये रखना और पीछे यूनिट लगानी है। आगे चलते हैं भाई, कहता है रेजिस्टेंस दे रखी है, करंट दे रखा है, हीट निकालनी है 30 सेकंड में, तो हमें पता है पावर क्या होती है I²R, क्योंकि R दे रखा I दे रखा और मल्टीप्लाई T कर देंगे तो हीट आ जाएगा, तो फॉर्मूला लगाना है I²RT, I मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 R 20 और टाइम कितना दे रखा 30 सेकेंड, मल्टीप्लाई करो और आंसर करो। तुम देख रहे हो सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड हैं, इसलिए कहा था 15-20 फॉर्मूला है सीक्वेंस में, एक पेज पे लिख लो, जब एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लोगे तब तुम्हें इस चैप्टर पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, भाई हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सब जगह देख रहे हैं, जहां जहां पे हमें गर्म करनी है चीजों को वहां हीटिंग इफेक्ट है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक केटल, मैगी वगैरह बनाते हैं, केटल में चाय बनाते हैं, टोस्टर हो गया टोस्ट करते हैं, ओवन हो गया, गीजर हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे हीट प्रोड्यूस को हम यूज करते हैं। बल्ब है, बल्ब में लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा वो गर्म भी हो जाता है। फ्यूज है, फ्यूज में भी हम प्रोटेक्ट करते हैं सर्किटरी को, थोड़ा सा बता देती हूँ फ्यूज कैसे काम करता है। फ्यूज की जो तार है वो कॉपर की बनी होती है। मान लो हमारे घर की सर्किटरी है वो 5 एम्पियर तक काम करती है, तो फ्यूज की लिमिट हम 5 से कम रखेंगे। जैसे ही हमारे घर में करंट मतलब फ्यूज का मानो हमने 4.9 रख लिया, तो जैसे ही हमारे घर की करंट की लिमिट क्या 5 एम्पियर, फ्यूज की लिमिट क्या 4.9, अगर घर में करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक्सेस करंट हो जाए, तो 4.9 पे सबके फ्यूज उड़ जाएंगे, जो भी डिवाइस है वो खराब नहीं होगी, सिर्फ उसका फ्यूज उड़ जाएगा करंट ज्यादा होने की वजह से। तो फ्यूज तो खुद तो खराब हो गया, लेकिन उसने हमारे घर के सिस्टम्स को, एसी को, जो भी हमारे टीवी है, फ्रिज है, उनको बचा लिया। तो फ्यूज तो हम दोबारा से नया भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा पूरा फ्रिज खराब हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो बड़े डिवाइसेस जो हैं उनके फ्यूज होते हैं, एक घर के अंदर भी फ्यूज लगा होता है। पुराने जमाने में तो प्रॉपर फ्यूज लगे होते थे, आजकल तो एमसीबीज आ गई हैं, वो बटन गिर जाती है अपने आप। तो एमसीबी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे करती है, जो हम अगले ही लेक्चर अगले ही चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फ्यूज जो हमारे पास है वो क्या करता है, हमारे पास घर की सर्किटरी को सेफ रखता है, क्योंकि वो खुद मेल्ट होकर फ्यूज हो जाता है, तो उसकी लिमिट थोड़ी सी अलग होती है। वाई टंगस्टन, बल्ब में जो फिलामेंट होती है वो टंगस्टन की बनी होती है, क्यों बनी होती है, क्योंकि टंगस्टन इतना ज्यादा टेम्परेचर हैंडल कर सकता है। लाइट में टेम्परेचर तो हैंडल करना पड़ेगा ना, कई बार हमारा बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है, इसका मतलब वो टंगस्टन वायर सड़ गई। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है और लो इवेपोरेशन है, जल्दी से खराब नहीं होता है। वाई बल्ब इज फिल्ड विद, बल्ब जो है वो जो हमारे अनरिएक्टिव गैसेस से फिल होता है, ताकि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। दे डू नॉट रिएक्ट विद द हॉट टंगस्टन, फिलामेंट से भी रिएक्ट ना करें, ठीक है। तो हमारे पास उसको फिल करते हैं हम आर्गन, हीलियम और हाइड्रोजन से सेफ, उसकी लाइफ को लंबा करने के लिए।
मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट, ज्यादातर हीट में प्रोड्यूस हो जाती है, थोड़ी लाइट में भी होती है, इसलिए बल्ब जो है वो पावर एफिशिएंट नहीं होते। आजकल एलईडीज वगैरह चल गई हैं, तो ये बल्ब क्या है ना, हमारे पास क्या करता है, ज्यादा पावर लेता है और काम कम करके देता है, गर्म ज्यादा होता है, लाइट कम देता है, जबकि हमें चाहिए कि लाइट ज्यादा दे और गर्म कम हो, तो ये उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। खैर, व्हेन फ्यूज टिन प्लेटेड, मैंने बताया था फ्यूज जो है वो कॉपर वायर का क्यों बना होता है, कॉपर वायर का वो इसलिए बना होता है क्योंकि कॉपर वायर की लो रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें से करंट पास होके वो फ्यूज हो जाएगा। हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि हमारा फ्रिज, कूलर, एसी सब सड़ जाए, फ्यूज बचा रहे। हम चाहते हैं फ्यूज खुद सड़ जाए ताकि उस डिवाइस को खराब ना होने दे। बिकॉज टिन प्लेटेड कॉपर की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई करंट जैसे इसमें से पास होगा ये मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देगा, क्लोज्ड सर्किट नहीं रहेगा, सर्किट ब्रेक हो गया, मेल्ट होएगा, ब्रेक सर्किट, और हमारे हाउस होल्ड सर्किटरी को, हमारे घर में जितने भी डिवाइसेज है, फ्यूज खुद सड़ जाता है, खुद अपनी कुर्बानी दे देता है, लेकिन सारे घर के जितने भी डिवाइसेज है उनको बचा लेता है, तो फ्यूज बाद में मैकेनिक आके रिप्लेस कर देता है। एंड इलेक्ट्रिक आयरन जिसकी इतनी कंजप्शन पावर है, व्हेन ऑपरेटेड एट दिस, हमें पता है इतने, मतलब वो वही बता रखी है, पावर बता रखी है कि हमारे पास, अगर हमारे पास लिमिट 5 एम्पियर की है तो उससे कम पर काम करनी चाहिए, और फ्यूज जो है अगर बहुत हैवी करंट आता है तो उससे पहले ही सड़ जाता है। ठीक है, उससे पहले ही सड़ जाता है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। दो, हाँ ये भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे टफ सवाल भी तुम्हारी पूरी जो भी है, एक ये सवाल और एक आएगा हीट वाला, रेशियो वाला। ये दोनों सवाल बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन समझ के करोगे तो इजी लगते हैं। चलिए भाई, पहले तो हमें पता है जो भी रेटेड डाटा है उनसे रेजिस्टेंस निकालनी होती है, तो दोनों बल्ब को पहला स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है, पहले दोनों का रेटेड वैल्यू से रेजिस्टेंस निकालना है। बल्ब 1 का रेजिस्टेंस, बल्ब 2 का रेजिस्टेंस, तो 60 वोल्ट वाले का, 60 वोल्ट जिसकी पावर है उसकी रेजिस्टेंस आई है इतनी, और जिसका हमारे पास 100 वोल्ट है उसकी रेजिस्टेंस आई है इतनी। तो जब अगले पेज पे हमने देखा कि एक की रेजिस्टेंस तो आई है 484, और दूसरे को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 806, मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इसकी डिवीजन का आंसर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 800 कुछ। तो देखो, एक तो है 400 कुछ का, 400 समथिंग का, एक है 800, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? मैथ्स इतना तो आता है, नंबरिंग सिस्टम तो आती है, तो 800 ज्यादा होते हैं इससे। तो अब इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हमने घर में लगाया, मतलब पैरेलल में लगाया, घर में पैरेलल में तो लगे होते हैं, इन दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इनका जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो मैंने बताया छोटे वाले से भी कम आ जाता है। जल्दी जरा अफेक्टिव निकालते हैं। अफेक्टिव देखो आ गया 300 समथिंग। कैसे? 2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम। मेरे ट्रिक्स से चलो भाई, सबसे पहली ट्रिक क्या, जो भी रेटेड डाटा है उसे रेजिस्टेंस निकालनी है। उन रेजिस्टेंस घर में लगे हुए हैं तो पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल का ये आपको ट्रिक बताई हुई है, और आंसर भी आपको पता है 484 से कम आना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में जितने भी लगे होते हैं उसमें जो सबसे छोटा लगा होता है उससे भी आंसर कम आता है। तो आ भी गया 300 समथिंग, आ भी गया। अब इसको चक्के हमने V इक्वल्स टू IR में रख देना है, और हमें करंट ही तो निकालना था। आ गया करंट। आपको बोला था 2 बल्ब लगाए हैं, पैरेलल में लगाए हैं, करंट बताओ कितना आएगा, तो करंट इतना आएगा सर्किट में, क्योंकि V 220 है। अफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल V हमें पता है, टोटल R हमें पता है, टोटल I हमें निकालना था, तो कितना आ गया 0.73 एम्पियर। अब ये तो था एक क्वेश्चन जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है। ये अब 2 क्वेश्चन वो कराऊंगी जो तुम्हें पता नहीं समझ आएंगे कि नहीं आएंगे, पर प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू में पूछे गए हैं। मैं पहले एक नई स्लाइड ले लेती हूँ और क्वेश्चन बताती हूँ क्या पूछे गए हैं। हर साल पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताओ विच बल्ब, अगर 60 वोल्ट का और 100 वोल्ट के 2 बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कहते हैं ये दोनों पैरेलल में लगाए हैं, बताओ कौन ब्राइटर ज्यादा जगेगा, कौन ज्यादा ब्राइट, समझते हो ना,
तेज जगेगा। ऑप्शन नंबर ए 60 वोट, ऑप्शन नंबर बी 100 वोट, ऑप्शन नंबर सी बोथ इक्वली ब्राइट करेंगे, और डी 60 जो बोथ इक्वल करेंगे, और नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, हमें पता है इनमें से कोई आंसर है। इक्वल भी नहीं करेंगे, इनमें से कोई आंसर है। तो आज के बाद याद रखना, पैरेलल आ जाए तो आंसर है 100 वोट। सीरीज में पूछ ले कि इन दोनों बल्ब को सीरीज में लगाया तो आंसर आएगा 60 वोट, बदल जाएगा आंसर। ऐसा क्यों मैम? अब समझो ऐसा क्यों। पहले क्वेश्चन समझ लिया, व्हेन बल्ब रेटेड इतना और इतना, इतनी इनकी पावर दे रखी है और इतनी इसकी वोल्टेज दे रखी है, पहले पैरेलल में लगाएं, दोनों सीरीज में लगाएं, तो कौन ज्यादा ब्राइटर जगेगा? आंसर मैंने आपको बता दिया, पैरेलल में लगे 60 वोट का और 100 वोट का, पैरेलल में ज्यादा वोट वाला और सीरीज में कम वोट वाला ज्यादा ब्राइटर जगता है। ऐसा क्यों? वाई एक्सप्लेन करके बताओ। अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने यही सेम डाटा दिया था और आपको रेजिस्टेंस निकलवाई थी। एक की रेजिस्टेंस आई थी 800 समथिंग और एक की आई थी गिवन डाटा से, जो भी रेटेड वैल्यू गिवन थी उससे हमने रेजिस्टेंस निकाल ली। तो इसकी रेजिस्टेंस कम, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर हमने इनको पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी। ठीक है, वी तो सेम ही होता है पावर में, हमें पता भी था जो ज्यादा पावर का है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। देख लो 60 वोट वाला कम का है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, 800 है। ये 100 वोट का है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। और हमें एक बात और भी पता है कि हमारे पास जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये 800 रेजिस्टेंस है, 8 जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा उतना ही करंट कम, और जितना करंट कम, चार्जेस कम गए तो उतना ही कम धीमा जगेगा। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, किसकी? 60 वोट की रेजिस्टेंस ज्यादा, तो वो ब्राइटर नहीं जगेगा। 100 वोट वाला जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज्यादा होगा और इसलिए वो ज्यादा जगेगा। दोबारा समझ लो, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। रेजिस्टेंस कम किसनी? 484 कम, मतलब 100 वोट वाले की कम, तो 100 वोट वाला पैरेलल में ज्यादा ब्राइटर जगता है। ये क्वेश्चन समझ आ जाए तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो याद कर लो, अगर 60 वोट 100 वोट वाले को पैरेलल में लगाऊं तो 100 वोट वाला ज्यादा तेज जगेगा, बढ़िया जगेगा। सीरीज में 60 वोट वाला जगेगा। सीरीज वाला समझा देती हूँ ऐसा क्यों। देखिए मेरे बच्चा, सीरीज में फॉर्मूला पावर का यूज करेंगे आई स्क्वायर आर, क्योंकि आई तो सेम रहता है, तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर जिसकी आर ज्यादा वही ज्यादा ब्राइटर जगेगा, तो आर किसकी ज्यादा थी? 800 वाले की ज्यादा थी, तो जिसकी आर ज्यादा वो ज्यादा तेजी से जगेगा, क्योंकि आई तो सेम रहता है। अब आप ये नहीं कह सकते जिसकी आर ज्यादा उसका आई कम, ऐसा मत कह देना, क्योंकि ऐसा सीरीज में पॉसिबल नहीं है, पता है ना। सीरीज में आई तो सेम ही रहेगा, तो आई पे डिपेंड नहीं करेगा, पावर पे डिपेंड करेगा। जिसका आर ज्यादा उसका पावर ज्यादा। आर किसका ज्यादा? 60 वोट का, तो सीरीज में 60 वोट वाला ज्यादा तेजी से जगता है, पैरेलल में 100 वोल्ट वाला ज्यादा ब्राइटर जगता है। क्यों? क्योंकि सर्किट में समझा दिया, सीरीज में करंट तो सेम रहता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। रेजिस्टेंस 60 वोट वाले के ज्यादा। पैरेलल में क्या समझा था? जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम, तो हमारे पास क्या था? 100 वोट वाला ज्यादा तेजी से ब्राइटर जगेगा। तो इसके बाद हम अगला चलते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है? इतना पावर दे रखी है और इतनी पावर दे रखी है, एक घंटे के लिए यूज करे, एक 10 मिनट के लिए यूज करे, दो हिस्से बना लो भाई। एक तरफ टीवी रख लो, एक बारी टोस्टर रख लो। एनर्जी क्या होती है? पावर मल्टीप्लाई टाइम। एनर्जी क्या होती है? पावर मल्टीप्लाई टाइम। इसकी पावर कितनी? 250/1000। क्यों? क्योंकि वोट को किलोवाट में करेंगे। टाइम आर में दे ही रखा था, 1 आवर, बात खत्म। इसमें चलो जी, पावर कितनी दे रखी है? 1200। वोट को किलोवाट में करेंगे तो 1000। टाइम दे रखा है मिनट में, मिनट को किस में चेंज करेंगे? बाय 60 करके आवर्स में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, तो एक तो है 0.25 किलोवाट और एक है 0.20। कौन जाता है? 0.25 ज्यादा होगा ना, जीरो ज्यादा नहीं होगा ना, तो 0.25 का मतलब है ये ज्यादा एनर्जी लेगा। टीवी ज्यादा एनर्जी लेता है टोस्टर से, टोस्टर कम एनर्जी लेता है, टीवी ज्यादा एनर्जी लेता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल कहता है
रेजिस्टेंस दे रखी है, करंट दे रखा है, 2 घंटे दे रखे हैं। कैलकुलेट द रेट एट विच, रेट का मतलब होता है पावर निकालनी है भाई, रेट ऑफ हीट। हीट क्या होती है, रेट ऑफ हीट क्या होती है, हीट बाय में टाइम। रेट ऑफ हीट का मतलब हीट बाय में टाइम, एनर्जी बाय टाइम, वो क्या होती है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। इसमें टाइम कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, तो याद रखो आई कितना दे रखा था, 5 × 5 आर दे रखा है। रेट ऑफ हीट है, हीट नहीं पूछा, हीट पूछते तो आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई टी करते। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, डिवाइड आई स्क्वायर आर टी निकाल लो, डिवाइड बाय टाइम कर दो, फिर क्यों ही निकालना है, सीधा ही पावर निकाल लो, तो आंसर आ गया 1100 वॉट। कई बच्चे इस सवाल को ऐसे करते हैं, रेट ऑफ हीट का मतलब होता है हीट बाय में टाइम, हीट होती है आई स्क्वायर आर टी, बाय में टी, टी से टी कट गया, आई स्क्वायर आर निकालूंगा तो सीधा ही रख लो, एच बाय में टी पावर होता है तो पावर निकाल दो, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। अब चलते हैं अगला सवाल, ये है इस चैप्टर का, बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, एक तो 60 वोट 100 वोट वाला मुश्किल लगता है, वो तो मैंने आसानी से समझा दिया, ये भी आसानी से समझ जाएंगे, बस जैसे मैं समझा रही हूं वैसे समझते रहो। कहता है दो कंडक्टर, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायामीटर, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, दूसरे में पैरेलल में, दो रेजिस्टेंसेस है, मतलब दो कंडक्टर मतलब दो रेजिस्टेंसेस है, पहले समझो, दो रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जिनका ये सेम ये सेम ये सेम, और रेजिस्टेंस इन्हीं तीन पे तो डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय में ए, ये तीनों ही सेम है, मतलब ये भी रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस सेम है, और दोनों सेम को एक बार सीरीज में लगाया, एक बार पैरेलल में लगाया। जब सीरीज में लगाते हैं तो डायरेक्ट सम, और दो इक्वल को पैरेलल में लगाते हैं तो फॉर्मूला r/2, मेरा फॉर्मूला याद है ना, r/n, कितने का है, r के, और कितने हैं, 2, तो r/2 हो गया। आ गया इतना समझ। इसमें करंट आई है तो आई 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 ही रहेगा, वोल्टेज भी है, इसमें वोल्टेज भी है लेकिन करंट आई है, आधा आई इसमें चला जाएगा, आधा आई इसमें चला जाएगा, इनके I/2 I/2। अब कहता है रेजिस्टेंस तो सेम हो गई, सीरीज में निकल गया, पैरेलल में निकल गया, सब निकल गया। अब आई सीरीज निकालते हैं, वी तो टोटल है, वी आई टोटल निकालते हैं सीरीज में, वी टोटल वी ही है और आर टोटल 2r हो गया, ये सीरीज की बात हो गई। फिर पैरेलल में आई टोटल निकालते हैं तो वी तो वी है, आर r/2 हो गया। अब हीट निकालनी है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई सीरीज आर मल्टीप्लाई टी, फिर यहाँ पे पैरेलल में आई पैरेलल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। आई कितना है, आई कितना ये है, v² / 2r, तो v² / 4r², ये हो गया आई सीरीज। फिर आर इक्विवेलेंट क्या था सीरीज में, 2r, टाइम टाइम ही था। फिर v पैरेलल क्या होता है, v² करना, तो v²/r² / 2 का स्क्वायर, थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, तो v² बाय में r² बाय में 4, r कितना था, r/2 था, r कितना था, r/2 था, मल्टीप्लाई t था। सबको आराम आराम से काटोगे, आराम आराम से काटना है भाई, एक सेकेंड, आराम आराम से काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आराम आराम से काटना है भाई, दोबारा समझना है, मैं दोबारा समझा देती हूँ नई स्लाइड लेकर। देखो मेरे बच्चा, आपको बोला है हीट का रेशियो निकालो, आई सीरीज और आई पैरेलल का, आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है I² RT, यहाँ पे सीरीज 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 सब कुछ सीरीज वाले रखने हैं, यहाँ पे I² RT सब पैरेलल वाले रखने हैं। अब मुद्दा यह है कि हमारे पास आई सीरीज क्या था, आई सीरीज यहाँ लिख देती हूँ, v² / 2r था, v बाय में 2r था, ठीक है, तो यहाँ पे आई का स्क्वायर कितना हो गया, आई स्क्वायर हो गया v² बाय में 2r का स्क्वायर, मतलब v² / 4r²। आई पैरेलल कितना था, v² / r/r² बाय में 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, रखो जरा, आई स्क्वायर रखो, v² / 4r², ये वाला रख दिया। r क्या था, 2r था, सीरीज में r + r 2r हो जाता है, मल्टीप्लाई t था। v² यहाँ पे I² रखो, तो ये था v² बाय में r², और बाय में 4 था, तो 4 तो मल्टीप्लाई आ गया, और ये r² है, यहाँ चला गया, आ गया समझ। उसके बाद कहता है r कितना था, r मल्टीप्लाई r/2 था, तो 2 नीचे से ऊपर चला गया, और t ही था, तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, r² कट गया इससे,
ठीक है, दूसरा पेन लेती हूँ, काटने में आसानी रहेगी। R कट गया इससे, ठीक है, तो ऊपर आ गया 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4 तो इससे कट गया, तो आंसर आ गया 1:4। आंसर आ गया 1:4। ठीक है, तो ये सारी कटिंग की बात थी। आराम आराम से लिखनी है आपको चीजें, स्टेप बाय स्टेप। इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप पूरे 2 पेज में लिखो, समझो, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन भाई थ्योरी क्वेश्चन है, इसका तो फटाफट आंसर लिख लो, देख लो। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज का सिर्फ आंसर्स बता देती हूँ। ये तो वाई वाले क्वेश्चन है। कहता है टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज करते हैं, नोट्स में कर लिया हमने। फिर कहता है हीटिंग डिवाइसेस ब्रेड टोस्टर्स में अलॉय क्यों यूज करते हैं, नोट्स में कर लिया हमने। सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज करते, नोट्स में कर लिया हमने। पैरेलल वाला करा था, सीरीज का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, एक बंद तो दूसरा बंद, एक खराब तो दूसरा खराब, वोल्टेज भी सेम नहीं होती है। जो पैरेलल में लिखा था उसमें नोट 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 4 बातें लिखाई थी कि घरों में पैरेलल सर्किटरी क्यों लगाते हैं, 4 फायदे बताए थे, वही चारों सीरीज में नुकसान बन जाएंगे। हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, एक थिक वायर और थिन वायर वाला क्वेश्चन कराया था। अगर मोटी तार है तो रेजिस्टेंस कम, मतलब आसानी से करंट फ्लो होगा। पतली तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब करंट आसानी से पास नहीं होगा। कॉपर और एल्यूमिनियम को रेजिस्ट क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, और जिसकी रेजिस्टेंस कम, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म करते हैं। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा अच्छे से खत्म हो गया है। मैं दोबारा बता दूं, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। मैंने आपको इंडिविजुअल ब्रैकेट बंद करके सारे फॉर्मूलाज दिए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला करंट का, फिर वोल्टेज का, फिर ओम्स लॉ का, फिर सीरीज रेजिस्टेंस का, पैरेलल रेजिस्टेंस का, फिर रेजिस्टिविटी का, फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, फिर मैंने ट्रिक्स बताई थी कि अगर सीरीज में 2 लगे हों तो कैसे, अगर सेम रेजिस्टेंस वाले लगे हों तो कैसे। वो फॉर्मूलाज और ट्रिक्स याद होनी चाहिए भाई। ये सारे फॉर्मूलाज करने के बाद हम पावर पर पहुंचे। पावर के 3 फॉर्मूले, पावर का कन्वर्जन दिखाया था, एनर्जी किलोवाट में सिखाई थी, किलोवाट आर कमर्शियल यूनिट होती है। फिर हमने हीट के फॉर्मूलाज करे थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करे थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ इस बड़े से चैप्टर को हमने बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे हम हमारा अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग, कीप एंजॉयिंग द डेज एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।